सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। अहम खबर शहडोल से, जहां एएसआई की हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। आरोपी रेत माफिया और ट्रैक्टर ड्राइवर के घर पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। एएसआई महेंद्र बागरी की ट्रैक्टर से रौंद कर हत्या की थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शहडोल की, जहां एएसआई की हत्या के आरोपियों के घर पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें हैं शहडोल की, और आरोपियों के अवैध निर्माण कर बनाए गए मकान को जमींदोज किया गया। एएसआई महेंद्र बागरी की ट्रैक्टर से रौंद कर हत्या कर दी थी आरोपियों ने, और रेत माफिया और ट्रैक्टर ड्राइवर दोनों ही के घरों पर यह बुलडोजर एक्शन लिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एएसआई की हत्या के आरोपी, उनके मकान पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, और इस मामले पर लगातार आला अधिकारियों की भी नजर है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ये जो आरोपी हैं, आरोपी रेत माफिया और ट्रैक्टर ड्राइवर, इन पर इनाम का भी ऐलान किया गया है। जो भी इन्हें पकड़वाने में मदद करेगा, प्रशासन की तरफ से उन्हें इनाम की राशि भी दी जाएगी। और लगातार इस मामले पर एक्शन जारी है। एक तरफ आरोपियों की तलाश, तो दूसरी तरफ जब तक वे न मिल रहे हैं तब तक का एक्शन आपके सामने है। शहडोल की ये तस्वीरें जब तक आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं, उससे पहले की ये तस्वीर जहां पर आरोपी रेत माफिया और ट्रैक्टर ड्राइवर के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। सहयोगी विनय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनय, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं शहडोल में? एएसआई की हत्या के आरोपियों के घर पर एक्शन लिया गया है। जी अमृत, मैं आपको बता दूं कि जब से ये बीती रात ये घटना हुई और जिसमें एएसआई की मौत हो गई ट्रैक्टर से रौंद के, तो इसमें जो दो आरोपी थे, आरोपी कुल 3 आरोपी हैं, जिसमें 2 को तो राउंड अप कर लिया गया था, जिसमें एक ड्राइवर है रावत, और दूसरा जो मुख्य आरोपी है उसका बेटा। तो मुख्य आरोपी के घर और ड्राइवर के घर आज दोपहर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और उसके घर की जो भी अवैध अतिक्रमण थे वो हटाए पूरी तरह। अमृत, बिल्कुल, इस एक्शन से कितना फर्क पड़ता है? और विनय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है, क्या कोई अपडेट आया है सामने? अभी पुलिस ने जो मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह है उसके यहाँ जमोड़ी स्थित घर और गांव में छानबीन दी है और लगातार सर्चिंग जारी है। पुलिस का कहना है कि हम आरोपी को, जो मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह है, उसे जल्द से जल्द राउंड अप कर लेंगे। बिल्कुल विनय, जरा ये बताइए, जी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन की, ये कहाँ की तस्वीर है? आरोपी का ये मकान है या फिर क्या है जहां पर एक्शन लिए गए हैं? और क्या ये रेत माफिया का है या फिर ट्रैक्टर जो चला रहा था ड्राइवर उसका है, जो तस्वीरें हमारे तक पहुंची? अमृत, मैं आपको बता दूं कि जो बुलडोजर से जो घर आए जाएंगे, ये ट्रैक्टर चालक और रेत माफिया सुरेंद्र सिंह दोनों के घरों पे बुलडोजर चला है। और लगभग जो 1500 वर्ग फीट की जमीन पर जो सुरेंद्र सिंह द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको हटाया गया, उसको दस्तनाबूद किया गया। साथ ही ड्राइवर का जो मकान था, कच्चा मकान था, और जो टीन से लगे हुए शेड थे, उसे हटाया गया। अमृत, बिल्कुल विनय, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर में वीवीआईपी मूवमेंट और हाई अलर्ट के बावजूद लुटेरे बेखौफ होकर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लुटेरे 30 घंटे के भीतर 3 महिलाओं को बीच सड़क पर लूट चुके हैं। कुछ तस्वीरें भी हम तक पहुंची हैं। ताजा निशाना, मॉर्निंग वॉक से लौट रही एक महिला को लुटेरों ने बनाया है। उनके गले से लुटेरे सोने की चेन छीन कर फरार हो गए। लूट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो कि आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। तो सावधानी, हमें पहली बात यह है कि हमें सावधानी बरतनी है सड़क पर जब हम निकलते हैं। दूसरा, प्रशासन के लिए ये चुनौती भरा है। अब आगे देखते हैं। नकाबपोश लुटेरों का आतंक लगातार जारी है। 2 दिनों में 3 महिलाओं को निशाना बनाया गया है। सोने की चेन लूटकर फरार हो रहे हैं। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद है। कुछ तस्वीरें हैं जिनके आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पर इन सबसे ज्यादा जरूरी है प्रशासन का एक्शन, और हमें और आपको सड़क पर जब हम निकलते हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए। सावधान रहिए, होशियार रहिए, और कोशिश कीजिए कि सोने की जो चेन पहनकर लोग निकलते हैं वे ना पहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनिए। कोशिश कीजिए इससे सावधानी बरतिए सड़कों पर जब आप निकले। और लगातार देखिए, एक तरफ वीवीआईपी मूवमेंट और हाई अलर्ट है, बावजूद उसके किस तरीके से लूट की घटनाओं को ये लुटेरे अंजाम दे रहे हैं। ये कोई बाहरी नहीं है, आप ही के शहर के हैं, बस आप पहचान नहीं पाते, इसका ये फायदा उठाते हैं।
कोशिश की जा रही है इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। ताजा मामला 2 दिनों के भीतर अगर हम गौर करें तो 3 महिलाओं को निशाना इन लुटेरों ने बनाया है। पड़ाव थाना क्षेत्र में सेवानगर दरगाह के पास में एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक महिला के साथ में 2 बदमाश बाइक पर हैं और उसकी चेन झपटते हुए आ रहे हैं। महिला ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई और हमने उसमें फुटेज भी प्राप्त किए हैं और उनके जाने का रूट भी हम उस पर वर्क कर रहे हैं और जल्दी हम आरोपियों तक पहुंचेंगे। मंडला में निजी बैंक में 80 लाख रुपए के घोटाले की घटना सामने आई है। घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बैंक शाखा के मैनेजर, कैशियर और सेल्स मैनेजर हैं। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब ऑडिट की टीम जांच के लिए बैंक पहुंची। घोटाले के बाद शाखा के उपाध्यक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया। ब्रांच मैनेजर गौरव तिवारी, कैशियर विवेक श्रीवास्तव और सेल्स प्रबंधक रोहित दुबे, इन तीनों के द्वारा मिलकर बैंक से करीब 80 लाख रुपए का गबन किया गया है। प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि बैंक के कैश में करीब 80 लाख की कमी है और इनके द्वारा कुछ कैश निकाला भी गया है, कुछ कैश विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया गया है। इसमें भी हम जांच कर रहे हैं और अभी तो इसकी शुरुआत हुई है जांच की। अब आगे देखिए और क्या इसमें निकल कर आता है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए अब मतदान दलों को बस से रवाना किया गया है। कोरबा से मरवाही में तैनात दलों को पीजी कॉलेज से रवाना किया गया। हमारी रिपोर्ट देखिए। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज से मतदान दलों का जो है संबंधित क्षेत्रों में जाना शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं इस समय गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में खड़ा हूँ। यहाँ से पेंड्रा की तरफ मरवाही जो विधानसभा क्षेत्र है उस तरफ वहाँ जो जाने वाली जो वाहनें हैं वो लगभग कर्मचारियों से भरी हुई हैं। मेरे साथ यहाँ जो वाहन शाखा प्रभारी अधिकारी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वो आइए उनसे बात करते हैं कि इस समय यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है और कितने कर्मचारी यहाँ से मतदान दल जो जा रहा है। सर ये आज बताएंगे सर, ये यहाँ पर अभी कहाँ की गाड़ियाँ जा रही है? ये गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए गाड़ियाँ रवाना हो रही हैं। 8 बसेस हैं। हाँ। सर कितने कर्मचारी हैं सर इसमें जो जा रहे हैं? ये लोग 798 कर्मचारी हैं। सभी के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। सर इसमें इन लोग जो जा रहे हैं इनके लिए बाकी नाश्ता पानी वगैरह बसों में और भी इंतजाम किए गए हैं यहाँ से? जैसे निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है उसके आधार पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साहब का कहना है यहाँ पर जैसे निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ से सारी प्रक्रियाओं का पालन करके इन्हें यहाँ से रवाना किया जा रहा है। एनडीटीवी के लिए मैं कोरबा से मोहम्मद साजिद। बैतूल में रहवासियों की परेशानी सामने आई है। वार्ड के लोगों ने नाली और सड़क नहीं होने के चलते चुनाव में वोट बहिष्कार की बात कही। दरअसल वार्डों में अतिक्रमण के चलते पानी निकासी के लिए पाइप नहीं डाले गए, जिसके चलते कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं पानी की निकासी नहीं है। साथ ही बताया जा रहा है कि बारिश के वक्त पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिसके चलते वे परेशान हैं। नगर पालिका की ओर से पानी की पाइप नहीं डाले जाने को लेकर लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मौजूदा चुनाव में वोट बहिष्कार की बात कही है। मतदान को लगभग 48 घंटे शेष हैं। ऐसे में न्यू इंदिरा वार्ड के वासियों ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। उनकी अपनी परेशानी है। वार्ड वासियों का कहना है कि ये जो इलाका है इसमें मूलभूत सुविधाएं नगर पालिका ने उपलब्ध नहीं करा पाई हैं। आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पानी जमा हुआ है और सड़कें बदहाल हैं। ये आप पूरा पानी देख सकते हैं, जिससे गंदगी भी फैल रही है और बीमारियां भी फैल रही है। इन वार्ड वासियों ने जो निर्णय लिया है उन्हीं से हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ की कुछ महिलाएं वार्ड की। क्या नाम है आपका? सुनीता पासवान। सुनीता जी बताएं क्या दिक्कत जा रही है? अरे नाली की परेशानी है और क्या है कि घर गंदगी है, सब कुछ है और पानी के रोड का देखो पाइप तो पड़े हैं, नगर पालिका कुछ करती ही नहीं है। और क्या दिक्कत जाती है? सब काहे की दिक्कत है पानी की और सब काहे कि बताओ नगर पालिका जाओ और सबका धन जाओ तो कुछ होता ही नहीं। क्या 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 फैसला लिया अब आपने? मेरे को ये है कि वोट नहीं डालना है। जब तक मेरे नाली का समाधान नहीं हो जा रहा है तब तक मैं कुछ नहीं करेंगे, वोट नहीं डालने जाएंगे, कोई भी आ जाए। अभी इसके पहले आपने कहीं शिकायत की है? मैंने कलेक्टर ऑफिस गई, हेल्पलाइन में लगाई, सब लगाई मैंने। नगर पालिका तो गई, नगर पालिका वाले बोलते कि यहाँ ऐसी में लिए क्यों।
तो गरीब लोग लेंगे, गरीब से देखते हैं ना कि कहाँ छोटा मोटा ले तो हुए तो अच्छे से रहे, पर नगर पालिका वाले बोलते हैं टाइल से दे दो और वो भरो मत। और क्या दिक्कत जा रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखा साहू। क्या दिक्कत जाती है मोहल्ले में? ये पूरे मोहल्ले में हमारे घर के बगल में ही पूरा पानी थमता है, पूरे सबकी नालियों के आके वहीं जमता है, और जो पीछे प्लॉट खाली है उसका भी पानी सब हमारे यहाँ ही थमता है। और नगर पालिका में हमने कंप्लेंट कर दी है, कलेक्टर के पास 4-5 बार जाके हमने एप्लीकेशन लगा दी है, तो भी कोई निराकरण नहीं हो रहा है। हम यही है कि हमारे यहाँ नाली जब तक नहीं बनेंगे हम चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? कविता गिरहरे। क्या 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 फैसला लिया आप लोगों ने? ये लिया है कि वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे पानी की समस्या है, घरों में पूरा पानी भरा रहता है हमारे। क्या शुभ नाम है आपका? अनुपमा सोनी। मैम बताइए, ये जो दिक्कत है इसको आप लोगों ने तहसीलदार के यहाँ भी ले गए थे, क्या क्या फैसला हुआ? हाँ, तहसीलदार के वहाँ भी गए, नगर पालिका में भी कंप्लेन कराई, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। 20 साल से झेल रहे हैं हम लोग पानी की समस्या। पूरे प्लाट का पानी हमारे सभी घर के सामने जमा होता है, बारिश में पूरा पानी घर में भर आता है, और सब गंदगी अलग, मच्छर अलग, सब बीमारियां फैल रही है। इसका कोई निदान नहीं हो रहा है। आते हैं, देख के चले जाते हैं नगर पालिका वाले, कोई काम नहीं करता है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे कोई भी। मध्य प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर है। इसी सिलसिले में ग्वालियर में भी प्रशासन को चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और जवानों की सेहत की चिंता सता रही। चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग माइक्रो लेवल की प्लानिंग कर रहा है। जवानों की किट में जीवन रक्षक दवाइयों को शामिल करने के अलावा अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। गर्मी से निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता देव श्रीमाली। किसी भी घटना की सूचना मिलने पर 5 से 10 मिनट के अंदर वहां मोबाइलें पहुंचेंगे। अब एक बड़ी समस्या ये भी है कि गर्मी में चुनाव है, और गर्मी के चुनाव के दौरान आप जो डिप्लॉयमेंट करेंगे उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की भी एक समस्या पैदा हो रही है। तो गर्मी से बचाने के लिए जो आपका फोर्स है या आपका जो कर्मचारी या अधिकारी काम करेंगे, उनके लिए क्या प्रबंध किया आपने? ठीक है, जिला प्रशासन के साथ इस विषय पर लंबी चर्चा हुई है। जो भी मतदान पार्टियां जा रही हैं, पुलिस की टीमें भी मतदान दलों के साथ ही जाएंगी। उनके लिए जो बेसिक मेडिसिन किट भी बना रहे हैं, ORS घोल है, और भी जो खाद्य और पेय पदार्थ हैं उनको प्रदाय किए जाएंगे, जिससे कि पूरी इलेक्शन की ड्यूटी वो अच्छे तरीके से कर सकें। और यदि कोई इस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो उसमें मेडिकल हेल्प के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। तो ये थे धर्मवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, जो बता रहे थे कि किस तरह का प्लान उन्होंने ग्वालियर में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए किया है। 500 जो संवेदनशील बूथ हैं उनको भी माइक्रो तरह से कैसे बांटा है और उनके लिए कैसे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, इसका भी एक प्लान तैयार किया है। गर्मी से कर्मचारियों को बचाने के लिए भी एक प्लान तैयार किया है, और इन सबका मकसद वही है कि अधिक से अधिक लोग वोट डालें, शांति के साथ वोट डालें और निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान कर सके। यही प्रशासन का मकसद है। देव श्रीमाली, NDTV, ग्वालियर। ग्वालियर में 7 मई को चुनाव होना है और चुनाव की तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। ग्वालियर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा लगभग 46 के आसपास घूम रहा है। तो सबसे बड़ी जो चिंता है वो चिंता है पुलिस की, क्योंकि पुलिस का जो फोर्स है लगभग 1866 पोलिंग बूथ हैं, और उन पर पोलिंग पर तो बूथ पर तो तैनात रहेंगे, पोलिंग के बाहर और पिकेटिंग के लिए भी पुलिस का दल तैनात रहेगा। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज की पोस्टिंग होना है, वो सब डिप्लॉय किए जाना है। उन सबके स्वास्थ्य का जो एक बड़ा खतरा बना हुआ है, और इसके लिए खास प्लान ग्वालियर पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर से मिलकर बनाया है, क्योंकि सारे दिन गर्मी में पुलिस के जो जवान हैं वो घूमेंगे और शांति के साथ मतदान लोग कर सकें, ये देखेंगे। तो इस हिसाब से उस दिन जो माना जा रहा है कि 45 से 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है, तो उनकी स्वास्थ्य को
को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि जो किट बनाई गई है उसमें हर किट में 10-10 ORS घोल के पैकेट रहेंगे। इसके अलावा सारे जिले के जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो जिला हॉस्पिटल हो और चाहे उससे नीचे की डिस्पेंसरियां हो, सारी अलर्ट मोड पर रहेंगी। एक खास बात और की गई है कि जितने भी अस्पताल हैं जिले के अंदर, उन सब में एक कॉर्नर बनाया गया है जिसका नाम ही ORS कॉर्नर दिया गया है। यानी वहाँ मटके में ORS घुला हुआ रखा रहेगा और उसमें जाके कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मतदाता हो, आम आदमी हो, पुलिस वाला हो, प्रशासन का आदमी हो, वहाँ जाके अगर उसकी तबीयत को गड़बड़ लगती है तो ORS घोल पी सकता है। तो इस तरह से इस चुनौती का सामना करने के लिए पुलिस ने भी व्यवस्था कर रखी है, प्रशासन ने भी व्यवस्था कर रखी है कि किस तरह से लोग शांतिपूर्ण मतदान कर सके और जो ड्यूटी पर तैनात रहने वाले सुरक्षा कर्मी हैं वो भी स्वस्थ रह सके। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। खबर बालौदा बाजार से, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर 7 मई को मतदान होना है। वहीं 7 मई के मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं को जागरूक करने और बिना डर के मतदान करने को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। कलेक्टर और SP के नेतृत्व में पुलिस ने जिले में फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही नगर के चौक चौराहों के साथ आम नागरिकों और बसों में सफर करने वाले यात्रियों को आमंत्रण पत्र देकर 7 मई को मतदान करने के लिए आमंत्रित किया गया। जगह जगह आज न केवल बलौदा बाजार मुख्यालय में बल्कि बाटापारा, सिमगा और जितने भी हमारे थाना क्षेत्र हैं जहां हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जिला बल के साथ आज एक फ्लैग मार्च किया गया ताकि लोगों में ये विश्वास रहे कि हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं और लोगों को जिला प्रशासन की ओर से और सभी की तरफ से यह बताया जा रहा है कि आप निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के आप 7 तारीख को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। दंतेवाड़ा में इनामी नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर सामने आई है। 3 इनामी नक्सलियों समेत 35 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। घर वापसी अभियान के तहत नक्सलियों ने दंतेवाड़ा SP और CRPF DIG के सामने सरेंडर किया। दंतेवाड़ा जिले में एक बार फिर से दंतेवाड़ा पुलिस को सफलता मिली है। दरअसल लोन वराटू अभियान के तहत आज फिर 35 लोगों ने माओवाद संगठन को छोड़ करके दंतेवाड़ा SP गौरव राय के सामने सरेंडर किया। इस समय हम SP कार्यालय में मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि ये 35 लोग हैं जो माओवादी संगठन को छोड़ करके सरेंडर किए हैं। इनके टी-शर्ट पे देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा हुआ है लोन वराटू, यानी कि घर वापसी अभियान। यह अभियान लंबे समय से दंतेवाड़ा में चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 100 से अधिक माओवादियों ने पिछले 2 महीने में सरेंडर कर चुके हैं दंतेवाड़ा में। आसपास के जो संबंधित जिलों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार नक्सलियों के खिलाफ इनकाउंटर भी हो रहे हैं, बड़ी संख्या में नक्सली मारे भी जा सकते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं डर की वजह से अब माओवादी संगठन छोड़ करके लोग सरेंडर कर रहे हैं। कुछ माओवादियों से ही हम डायरेक्ट बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि संगठन में वो क्या काम करते थे और अब वो क्या करेंगे। क्या नाम लिखते हो आप? दसरोया। कौन से संगठन में जुड़े थे? कौन कहाँ का, मतलब किस एरिया में काम करते थे? वहीं गांव में करते थे। और अब मतलब यहाँ संगठन छोड़ के आए हो तो वहाँ आप लोगों को फिर कोई जाने के बाद कोई खतरा तो नहीं रहेगा कि यही रहोगे? नहीं रहेगा, अब बाहर है अभी। और क्या लिखते हो? क्या नाम लिखते? टुकराम। कौन से गांव से? पहले थे नक्सलियों के साथ काम करते थे? क्या काम करते थे? BAK में। दरअसल अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें कई 1-1 लाख के भी 3 इनामी नक्सली हैं, कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। देख सकते हैं कि 35 लोगों ने आज माओवादियों का संगठन छोड़ करके मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला लिया है। दरअसल इस तरीके से अगर लगातार समर्पण होंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में माओवाद का पूर्ण रूप से खात्मा हो जाएगा। ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, NDTV दंतेवाड़ा। सिवनी के दिलसागर तालाब पर हो रहे निर्माण कार्य NGT के आदेश के बाद से ठप पड़े हैं। 88 लाख की लागत से होने वाले निर्माण कार्य के खिलाफ NGT में जनहित याचिका डाली गई थी।
याचिका डाले जाने के बाद एनजीटी की नींद खुली, जिस पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने निर्माण कार्य पर स्टे लगा दिया है। अब तक निर्माण कार्य का 90% काम पूरा हो चुका था। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी और नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी इसको स्वीकृत करती हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, तो ही इस पर कुछ हो सकता है। अन्यथा एनजीटी कोर्ट का जो रुख है वो बहुत सख्त है और उसने अपने कोर्ट के आदेश में ये कहा है कि मध्य प्रदेश प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीएमओ ये इस पर प्रॉपर एक्शन लें कि वेटलैंड रूल्स का पालन हो। उसका अर्थ सीधा सीधा ये होता है कि इस प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन है इसको रिमूव किया जाए। विदिशा में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां सार्वजनिक तालाब पर दबंगों ने कब्जा किया है। इतना ही नहीं, तालाब को दूषित भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि दबंग इस तालाब में मछली पालने का काम कर रहे थे, जिसके चलते तालाब दूषित हो गया और अन्य ग्रामीण तालाब का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी नाराजगी जाहिर की है, कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों और गरीबों की कोठी ने बनवाब श्री पारदा सरपाई ने जब रुकवाया। ये धार्मिक तालाब है, यहाँ पे डोला सिरते हैं, बुझरियाँ सिरती हैं, दुर्गे जी की झांकियाँ सराई जाती हैं। यहाँ देवताओं का स्थान है। यहाँ अल्ताफ मियाँ ने मछली पालन कर लिया है, ठीक है। सड़ा हुआ मांस ला कर डालता है, यहाँ पानी दूषित हो रहा है, गौ माता पानी नहीं पी पा रही है। तो किसी के ढोर वगैरह आते हैं तो उसका आदमी यहाँ से डंडा देकर भगाता है। कोई शिकायत वगैरह कुछ नहीं किया? हाँ, शिकायत भी कर दी है, एसडीएम साहब को दे चुके, तहसीलदार साहब को भी दे चुके। लगभग कितने दिन हुआ, क्या कार्रवाई हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हो, 4-5 दिन हो गए हैं। और नहीं, अभी ये संज्ञान में नहीं आया है। जैसे संज्ञान में आता है तो हम कार्रवाई करेंगे इस पर। तो अगर सर 2-3 महीने से मछली पालन किया, अगर इस पे ऐसा पाया गया जांच में, तो अब क्या कार्रवाई किया? हम मत्स्य पालन विभाग से जानकारी लेंगे पहले, तो वहाँ पे किसका है वो, और उसके बाद फिर राजस्व विभाग से भी रिपोर्ट लेंगे, पटवारी से रिपोर्ट लेंगे, तो उसमें किसके कब्जा किया गया है और कब से कब्जा है, इस पर नियमानुसार जो भी संभव हो कार्रवाई करेंगे उस पर। विदिशा जिले के पास भोपाल सागर बाईपास पर बेतवा नदी के पुल के पास 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 से 10 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहुल नाम। कहाँ से आ रहे थे आप? सर भोपाल से दोस्त लेके आ रहा था, मैं काम पे गया था। अच्छा, क्या हुआ फिर? क्या बोलते सर, नींद लग गई थी मेरी, तो मुझे पता नहीं। तुम सो रहे थे गाड़ी में? हाँ। गाड़ी कौन चला रहा था? दोस्त चला रहा था, एम्बुलेंस वाला भी बैठा था। कितने लोग थे गाड़ी में? 2 जन थे सर। संजीव लोधी एमपी टेक्नीशियन हूँ 108 एम्बुलेंस में। अच्छा, अभी आप एक्सीडेंट लेकर आए, कहाँ से आ रहे हैं? इस कड़ी बाईपास पे बेतवा के पुल पे। कैसे हुआ था, कैसे थे? 2 कार आपस में टकरा गई। हाँ। हाँ। कितने लोग इसमें घायल हुए? इसमें लगभग 8-10 लोग घायल होंगे। दोनों पार्टियों से? हाँ, दोनों पार्टियों से। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अवैध खनन कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि यहां करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाली रिहंद जलाशय को भी माफिया ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यहां दिन के उजाले में सरेआम माफिया पोकलेन मशीन की मदद से अवैध खनन कर रहे हैं। एनडीटीवी संवाददाता देवेंद्र पांडे ने जायजा लिया है। प्रदेश में खनन माफियाओं का राज अगर आपको देखना है तो एमपी के ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले में आकर आपको देखना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं एमपी के ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले में। सिंगरौली जिले का यह बैढ़न इलाका है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ट्रक आपको दिखाई दे रहा होगा और ट्रक के पीछे रिहंद जलाशय है। रिहंद जलाशय में जो माफियाओं ने पोकलेन मशीन उतार कर रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। रेत का अवैध खनन करने के लिए रिहंद जलाशय में किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर खुलेआम रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। रिहंद जलाशय का जो पानी है वो सिंगरौली ही नहीं बल्कि सोनभद्र के लोगों की भी प्यास बुझाती है, यानी करोड़ों लोगं की प्यास बुझाती है, लेकिन माफियाओं की अब गिरफ्त में आ चुकी है। यही वजह है कि माफिया रिहंद जलाशय में खुलेआम
रेत का अवैध खनन व परिवहन कर रहे हैं। रोजाना सैकड़ों ट्रक गाड़ियां यहां से रेत भरी निकलती हैं और सरकार को जो है करोड़ों रुपए राजस्व की क्षति भी पहुंचा रही हैं। टौली से एनडीटीवी के लिए देवेंद्र पांडे। मध्य प्रदेश से युवक का शराब के नशे में हंगामा करते हुए मामला सामने आया है। यहां इंदौर जिले में एक युवक ने शराब के नशे में तेज रफ्तार गाड़ी BRTS की रेलिंग में घुसा दी और पुलिस के समझाने पर युवक पुलिस से दुर्व्यवहार करने लगा। काफी देर समझाने के बाद भी जब युवक नहीं समझा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। अभी विजयनगर चौराहे पे एक वाइट ह्यूंडई क्रेटा BRTS लेन में जाके ठुक गई है और उसने रोड को ब्लॉक कर दिया। जो भी चालक थे बहुत नशे में थे और उनसे वाहन कंट्रोल नहीं हुआ और जाके BRTS में घुस गए जाके। मनसिमरन सिंह संधू गाड़ी चला रहे थे और इनके साथ संप्रीत बग्गा, ये 2 लोग थे गाड़ी में और ये दोनों गाड़ी चला रहे थे। पुलिस से भी वाद विवाद की स्थिति सामने आई थी और इनने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज की थी और अभी इनके अगेंस्ट वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।